नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम इकाई 1 की शुरुआत कर रहे हैं। इकाई 1 दार्शनिक विचारकों और समाज सुधारकों से संबंधित है। इसके अंतर्गत हमें दो तरह के दार्शनिक विचारक मिलेंगे, जो पश्चिमी होंगे और जो भारतीय होंगे। पश्चिमी दार्शनिक विचारकों और समाज सुधारकों के अंतर्गत हमें सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को पढ़ना है। वहीं भारतीय दार्शनिक विचारकों और समाज सुधारकों के अंतर्गत हमें महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ना है। सबसे पहले हम पश्चिमी नैतिक विचारकों सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को पढ़ेंगे। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ग्रीक दार्शनिक कहे जाते हैं और इनके द्वारा दिया गया दर्शन भी ग्रीक दर्शन कहलाता है। सुकरात से पूर्व ग्रीक दर्शन में सोफिस्ट आते हैं। सोफिस्ट जैसे कि प्रोटोगोरस और जॉर्जियस। हमें सबसे पहले तत्कालीन यूनान की परिस्थितियों को समझना जरूरी है, तभी हम सोफिस्टों के दर्शन को समझ पाएंगे। तत्कालीन यूनान में धर्म का बोलबाला था। रूढ़ियों, अंधविश्वासों को सर्वोपरि महत्व दिया जाता था। इहलोक की बजाय परलोक की अवधारणा सर्वमूल्य थी और इन्हीं संदर्भों में सोफिस्टों ने अपने सिद्धांत दिए। उन्होंने तत्कालीन व्यवस्था का विरोध किया और मानव को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया और उनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसे मानववाद या नैतिक सापेक्षवाद कहा गया। इस सिद्धांत के अनुसार मानव ही नैतिकता का निर्धारक है, अर्थात मानव ही सभी वस्तुओं का मानदंड है। यहाँ मनुष्य से आशय व्यक्ति विशेष से है, अर्थात यहाँ पर नैतिकता की एक व्यक्ति सापेक्ष व्याख्या की गई है, अर्थात एक मनुष्य को जो सत्य प्रतीत होता है वह उसके लिए सत्य है, वहीं दूसरे को जो सत्य प्रतीत होता है वह उसके लिए सत्य है। तो इस प्रकार से नैतिकता व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा हो गई, अर्थात मनुष्य को अपने अनुसार नियम बनाने का अधिकार था। उसे जो सही लगे वो अपने अनुसार करे और मनुष्य को यह उन्मुक्तता प्रदान की गई कि वह अपनी आवश्यकताओं एवं सुविधाओं के अनुसार नियम बना सकता है और उसे सही मान सकता है। साथ ही उसमें समय, काल, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन भी कर सकता है। और इन दार्शनिकों ने मानव को अपने अध्ययन के केंद्र में तो रखा ही, साथ ही तर्क, चिंतन, सृजनशीलता को बढ़ावा दिया। इस प्रकार से नैतिकता की व्यक्ति सापेक्ष या आत्मनिष्ठ संकल्पना को इन्होंने सर्वोपरि मूल्य बताया। अब हम इसकी आलोचना भी देख लेते हैं, क्योंकि यह व्यक्तिनिष्ठ या नैतिकता की आत्मनिष्ठ संकल्पना व्यक्ति विशेष पर केंद्रित है, यानी अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग मानदंड हो सकते हैं। तो यदि प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही उचित अनुचित का निर्धारण करेगा तो फिर समाज में शांति व्यवस्था स्थापित नहीं होगी, न्याय की स्थापना नहीं हो पाएगी और समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और जब अलग अलग सिद्धांत और कानून होंगे तो वस्तुनिष्ठता का अभाव होगा और सार्वभौमिकता का तत्व निहित नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से समाज के स्थायित्व में बाधा आएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो सोफिस्टों का दर्शन है, मानववाद का सिद्धांत, वो कहीं ना कहीं से कमियां अपने आप में संजोए हुए हैं और इन्हीं संदर्भों में अब सुकरात के सिद्धांत आएंगे। तो अब हम सुकरात के सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा, सुकरात ग्रीक दार्शनिक हैं और इन्हें पश्चिमी दर्शन का जनक कहा जाता है। इनका जन्म एथेंस यूनान में हुआ था और इनका जीवन काल 470 बीसी से 390 बीसी माना जाता है। अब हम सुकरात के द्वारा दिए गए सिद्धांतों या उनके दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं। सुकरात ने सद्गुण को बहुत अच्छे से परिभाषित किया है। वर्ष 2015 में प्रश्न पूछा गया है कि नैतिक सद्गुण से आप क्या समझते हैं। तो जब हमने इसकी चर्चा की थी तो सुकरात द्वारा बताई गई परिभाषा ही हमने वहाँ पर लिखा था। सुकरात के अनुसार सद्गुण आत्मा के नैतिक विकास एवं चरित्र की उत्कृष्टता का सूचक माना जाता है। यह ज्ञान रूपी, वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक तत्व है। किसी व्यक्ति का सद्गुणी होना मनुष्य के नैतिक होने का प्रमाण माना जाता है। अब यहाँ पर
हमने सुकरात के अनुसार ज्ञान क्या है इसको समझाने का प्रयास किया है। जैसा कि सुकरात कहते हैं कि जो सद्गुण है वो ज्ञान रूपी है। तो समझते हैं, सुकरात कहते हैं कि शुभ अशुभ, कर्तव्य कर्तव्य, उचित अनुचित इत्यादि का विभेद ज्ञान होना ही ज्ञान है। अर्थात अगर आप उचित अनुचित में भेद कर पाते हैं, कर्तव्य जो कि करने योग्य है, जिसे करना चाहिए और जिसे नहीं करना चाहिए, अगर इसमें आप फर्क करना जानते हैं तो सुकरात के अनुसार आप ज्ञानी पुरुष हैं। सुकरात कहते हैं कि व्यक्ति स्वभाव से ही आनंदपूर्ण जीवन जीना चाहता है और इस आनंदपूर्ण जीवन को जीने के लिए उसे शुभ कर्म करने पड़ेंगे। शुभ कर्म करने के लिए उसे शुभ का ज्ञान आवश्यक है और जब आपको शुभ का ज्ञान पता है तो वही तो ज्ञान है। आप जब शुभ अशुभ का विभेद ज्ञान रखते हैं तो सुकरात कहते हैं कि यही वास्तविकता में ज्ञान है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कहा है कि ज्ञान ही सद्गुण है, अर्थात ज्ञानी पुरुष हमेशा सद्गुणी होगा। और आगे चलते हैं इसमें। सुकरात के अनुसार सद्गुण व ज्ञान में संबंध को समझ लेते हैं। सुकरात कहते हैं कि सद्गुण व ज्ञान में अनिवार्य व अभेद संबंध है, अर्थात इसमें भेद नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि ज्ञान से ही समस्त गुणों का उद्भव होता है और ज्ञानी सद्गुणी होने की अनिवार्य शर्त है। लेकिन इस कथन के लिए उनकी आलोचना भी की जाती है और कहा जाता है कि ज्ञान व उसके अनुसार आचरण में अनिवार्य संबंध नहीं होता, क्योंकि अच्छे बुरे का ज्ञान होते हुए भी मनुष्य कई बार ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं करता। एक उदाहरण से इसे समझ सकते हैं कि जैसे आज हमें पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, या समाज में कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन सी चीज़ें गलत है, फिर भी हम ये जानकारी रखने के बाद भी उन चीज़ों के कृत्य में शामिल रहते हैं जो समाज के लिए, देश के लिए अनुचित होती हैं। उदाहरण के लिए समाज में झूठ बोलना, चोरी करना एक अनैतिक कृत्य माना जाता है। ये हमें पता है कि ये समाज के मानदंडों के अंतर्गत अनैतिक है, फिर भी हम इन कृत्यों में शामिल होते। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि सद्गुणी होने के लिए ज्ञानी होना ही पर्याप्त नहीं है। और अरस्तु इसका सुझाव देते हैं कि सद्गुणी होने के साथ साथ उसका अभ्यास होना भी आवश्यक है, कि आपके अंदर जो सद्गुण है उसका आप एक लगातार अभ्यास करिए। लगातार अभ्यास से उस कृत्य के प्रति आपकी आदत बढ़ेगी और आदत आपके चरित्र को बनाएगी, और एक जब अच्छा चरित्र बन जाएगा तो वो आचरण में भी आपके दिखेगा और सद्गुणी व्यक्ति व्यवहार में भी सद्गुणी होगा। अब हमारे अगले नैतिक विचारक हैं प्लेटो। प्लेटो सुकरात के शिष्य हैं। जैसा कि हमने कहा कि यह भी ग्रीक दार्शनिक और नैतिक विचारक हैं। प्लेटो का जन्म एथेंस यूनान में हुआ और इनका जीवन काल 428 बीसी से 348 बीसी माना जाता है। प्लेटो ने एक अध्ययनशाला की स्थापना की जिसे एकेडमी कहा जाता है, और यहाँ पर छात्र अध्ययन करते थे। 2 मार्कर में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, एकेडमी। 2 मार्कर में एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लेटो की प्रमुख रचनाएं क्या हैं, तो आप द रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेट्समैन लिख सकते हैं। द रिपब्लिक प्लेटो की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है जिसमें उन्होंने कार्डिनल की चर्चा की है। अब हम कार्डिनल को समझ लेते हैं। प्लेटो का मुख्य सद्गुण, जिसे कार्डिनल वर्चू ऑफ प्लेटो भी कहा जाता है। कार्डिनल का सामान्य अर्थ है सहारा देने वाला, अर्थात जो मनुष्य को नैतिक जीवन जीने में सहायता प्रदान करते हैं या सहारा देते हैं, उन्हें ही कार्डिनल कहा जाता है। प्लेटो ने कार्डिनल के 4 प्रकार बताए। ये हैं विवेक, साहस, संयम और न्याय। उन्होंने न्याय को प्रधान सद्गुण कहा, अर्थात न्याय पर बल दिया कि इन चारों सद्गुणों में से न्याय महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये न्याय सद्गुण ही तीनों गुणों का समन्वय एवं सामंजस्य करता है। अगर हम विवेक सद्गुण की बात करें तो वो कहते हैं कि विवेकी वर्ग राजा या प्रशासक को शासन करना चाहिए। जो साहसी वर्ग है, योद्धा या सैनिक, उसे रक्षा करना चाहिए। संयमी वर्ग, जिसे उत्पादक कहते हैं, उसे उत्पादन कार्य करना चाहिए। और जब इन तीनों में सामंजस्य होगा तो वो न्याय की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। इसे हम और आगे समझते हैं।
और इसी आधार पर उन्होंने कार्यात्मक विशिष्टता या अहस्तक्षेप का सिद्धांत बताया। उन्होंने कहा कि तीनों वर्ग जो विवेकी हैं, साहसी हैं, संयमी हैं, यदि अपना अपना कार्य करें और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें तो न्याय की स्थिति उत्पन्न होगी। अर्थात विवेकी जो प्रशासक होंगे शासन का कार्य करें, साहसी योद्धा सैनिक ये रक्षा का कार्य करें और संयमी वर्ग उत्पादन का कार्य करें तो न्याय की स्थिति उत्पन्न होगी। और इसी को उन्होंने कार्यात्मक विशिष्टता का सिद्धांत कहा। और आगे चलते हैं, इसमें प्लेटो की न्याय की अवधारणा समझते हैं, प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझते हैं। इन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर भी बताया है इसे और एक संपूर्ण राज्य के संदर्भ में भी बताया है। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत स्तर पर न्याय के सिद्धांत को समझते हैं। प्लेटो कहते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर जो न्याय है वो मानव आत्मा की उचित अवस्था है। समझते हैं इसको। इसका आशय है कि मानव आचरण में तीनों सद्गुणों विवेक, साहस, संयम, इन तीनों में सामंजस्य होना चाहिए, तभी न्याय की स्थिति प्राप्त होगी। अर्थात साहस व संयम पर विवेक का नियंत्रण अगर स्थापित हो जाए तो न्याय सद्गुण की उत्पत्ति होती है और व्यक्ति न्यायपूर्ण आचरण कर पाता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि न्याय जो है वो मानव आत्मा की उचित अवस्था है। एक राज्य के संदर्भ में वो कहते हैं कि राज आत्मा की उच्च या बृहद अवस्था मानी जाती है और उन्होंने इसी संदर्भ में आदर्श राज्य की संकल्पना की है। और इस आदर्श राज्य को चलाने वाला जो शासक है वो दार्शनिक होगा। वो कहते हैं, फिलोसफर किंग की अवधारणा को बताते हैं कि जो राजा होगा वो दार्शनिक होगा। एक संदर्भ यह भी वो बताते हैं कि अगर राजा दार्शनिक है तो वो सद्गुणी होगा। और इन्हीं संदर्भों में कार्यात्मक विशिष्टता का सिद्धांत है, जिसे अभी हमने समझा कि अगर तीनों वर्ग विवेकी, संयमी और साहसी अपना अपना कार्य करें तो न्याय की स्थिति उत्पन्न होगी और कार्य में भी विशिष्टता आएगी। ये जो कार्यात्मक विशिष्टता या हस्तक्षेप का सिद्धांत है यह गीता के स्वधर्म के समतुल्य है। स्वधर्म से आशय है कि वर्ण एवं आश्रम के अनुसार जिन कार्यों को करने के लिए लोग अधिकृत हैं वही कार्य करें। ठीक है, जैसे ब्राह्मण है ज्ञान एवं शिक्षा का कार्य, जो क्षत्रिय हैं रक्षा का कार्य। तो इस प्रकार से यह गीता के स्वधर्म के समतुल्य माना जाता है। वर्तमान संदर्भों में हम इसे देख सकते हैं कि एक लोकतंत्र की मजबूती के लिए चाहिए कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपना अपना कार्य स्वतंत्र होकर करें, एक दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप ना करे, तभी लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। अब हम इसकी आलोचना देख लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है वो क्या कहता है कि शासक वर्ग दार्शनिक होना चाहिए और वो समाज को 3 वर्गों में बांटते हैं, शासक वर्ग, शासी वर्ग, उत्पादक वर्ग। और शासक वर्ग को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया। वो कहते हैं कि अगर राजा दार्शनिक होगा तो वो सद्गुणी होगा और समाज कल्याण के लिए ज़्यादा प्रयास कर पाएगा, देश की सुरक्षा में अहम योगदान दे पाएगा। तो इस प्रकार से वो समाज का विभाजन करते हैं। तो उनके न्याय सिद्धांत के बारे में कहा जाता है कि यह कुलीनतावादी है और भेदभावपूर्ण है। जैसा कि उन्होंने कार्यात्मक विशिष्टता का सिद्धांत दिया है, तो ये भी कहा जा रहा है कि किसी एक वर्ग के लिए तय कर दिया गया है कि वो यही कार्य करे, यानी दूसरे वर्ग का व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर सकता। तो यह भी एक भेदभाव मूलक सिद्धांत को बताता है। अब हमारे अगले नैतिक विचारक हैं अरस्तु। अरस्तु भी ग्रीक दार्शनिक और विचारक है, जैसा कि हमने पहले ही समझ लिया था। इन्हें प्लेटो का शिष्य कहा जाता है और सिकंदर महान का गुरु। इनका जीवन काल 384 बीसी से 322 बीसी माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में द पॉलिटिक्स सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है, वहीं निकोमैनियन इथिक्स है जो पश्चिमी नैतिक दर्शन पर सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है। 2 अंकों में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरस्तु की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो आप द पॉलिटिक्स और निकोमैनियन इथिक्स के बारे में लिख सकते हैं। अब हम अरस्तु के नैतिक विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। अरस्तु के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति, और अपने विचारों के माध्यम से वे यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य किस प्रकार से एक आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। वे कहते हैं कि मानव आत्मा के 2 भाग होते हैं, एक बौद्धिक है और एक अबौद्धिक है। बौद्धिक भाग से तात्पर्य है
कि जहाँ पर विवेक की प्रधानता हो, अर्थात मनुष्य उचित अनुचित का विभेद ज्ञान रखता है, उसे सही गलत के बारे में पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और यही विवेक ज्ञान ही उसे पशुओं से भिन्न रखता है, अर्थात इच्छाओं व आवेगों का बुद्धि द्वारा नियंत्रण कर पाने में मनुष्य सक्षम होता है, और यही स्थिति उसे मध्यम मार्ग की ओर ले जाती है। मानव आत्मा का दूसरा भाग अबौद्धिक है, जहां पर विवेक का अभाव पाया जाता है। मनुष्य में वनस्पतियों व पशुओं के गुण भी शामिल होते हैं, अर्थात वह वनस्पतियों के समान पोषण करता है, संवर्धन करता है, और पशुओं के समान आवेगों की प्रबलता पाई जाती है, जैसे गुस्सा और भय। तो इस प्रकार से अरस्तु मानव आत्मा के दो भाग बताते हैं। अब हम एक और संदर्भ समझने का प्रयास करते हैं, जहां पर सुकरात ने कहा था कि मानव जीवन का परम लक्ष्य आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करना है, और उन्होंने कहा था कि ये आनंद पूर्वक जो जीवन है वो सद्गुणी होने पर ही प्राप्त होगा। और सद्गुण होना उन्होंने बताया कि शुभ कार्य आप करेंगे तो ये आपको आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने में सहायक होंगे। तो यहाँ पर अरस्तु भी वही बातें कह रहे हैं कि वे कह रहे हैं कि जब आपके अंदर विवेक की प्रधानता होगी तो आप विवेक के अनुसार कार्य करेंगे, और विवेक के अनुसार किया गया कार्य शुभ कार्य होगा, और जब आप शुभ कार्य करेंगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार से वे कहते हैं कि विवेकशीलता नैतिक जीवन हेतु एक अनिवार्य शर्त है। अब हम अरस्तु के मध्यम मार्ग को समझने का प्रयास करते हैं। अरस्तु का मध्यम मार्ग दो अतियों के बीच का मार्ग है, अर्थात दो अतियों को उन्होंने दुर्गुण कहा, और जो बीच का मार्ग है, मध्यम मार्ग है, उसे उन्होंने यहाँ पर सद्गुण कहा। संस्कृत में भी इसके लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है, अति सर्वत्र वर्जेत, यानी अति से हमेशा बचना चाहिए। और यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है कि उद्दंडता और कायरता दो अतियां हैं, और उनके बीच का मार्ग है साहस। जैसा कि हमने बताया कि अतियों को उन्होंने दुर्गुण कहा है, और जो मध्यम मार्ग है उसे सद्गुण कहा है। ऐसे ही फिजूल खर्ची व कंजूसी के बीच का मार्ग है मितव्ययिता। मितव्ययिता यहाँ पर सद्गुण माना जाएगा, और फिजूल खर्ची और कंजूसी जो कि अतियां हैं उन्हें दुर्गुण कहा गया है। अब हम अरस्तु के मध्यम मार्ग के महत्व को देख लेते हैं। तो ये जीवन को सफल बनाने में सहायक है। हम हमेशा देखते हैं कि महापुरुष सलाह देते हैं, जैसे गौतम बुद्ध, उन्होंने भी मध्यम मार्ग सुझाया। तो मध्यम मार्ग सफल बनाने में सहायक है आपको। जीवन में मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकता है, और यही आनंदमय जीवन जो है वही सद्गुण का परिणाम माना जाता है। अरस्तु चरित्र निर्माण हेतु नैतिक कर्मों के लगातार अभ्यास पर जोर देते हैं। जब हमने सुकरात के द्वारा दिए गए सिद्धांतों की आलोचना को समझा था, तो वहाँ पर हमने यही कहा था, जैसे सुकरात क्या कहते हैं कि अगर कोई ज्ञानी है तो वो निश्चित है कि सद्गुणी होगा। तो वहीं पर आलोचना उनकी की गई थी कि ऐसा नहीं है, ज्ञान होने पर भी हम अपने आचरण में उनको नहीं ला पाते हैं, अर्थात आवश्यक नहीं है कि एक ज्ञानी पुरुष हमेशा सद्गुणी होगा। और अरस्तु ने ये बताया था कि ज्ञानी होने के साथ साथ उनका अभ्यास करना भी आवश्यक है। तो अरस्तु यहाँ पर यही कह रहे हैं कि चरित्र निर्माण के लिए नैतिक कर्मों का लगातार अभ्यास होना जरूरी है, क्योंकि नैतिक कर्मों का अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं तो इससे आदत पड़ती है, और हम कहते हैं कि मनुष्य वैसा ही बन जाता है जैसा वो बारंबार अभ्यास करता है। तो जब आप लगातार अभ्यास करेंगे तो इसी से आपके चरित्र का निर्माण होगा, और उसी अनुसार आप आचरण करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि चरित्र एक आंतरिक अभिव्यक्ति है और आचरण एक बाह्य अभिव्यक्ति है। अब हम आगे चलते हैं और अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ पुरुष या प्रशासक की विशेषता पढ़ लेते हैं कि अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ प्रशासक कैसा होना चाहिए। अरस्तु का श्रेष्ठ पुरुष या प्रशासक एक सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाला सामान्य मानव है, अर्थात वो समाज में रहकर ही नैतिक जीवन व्यतीत कर रहा है। दूसरा, उन्होंने बताया है कि जो श्रेष्ठ पुरुष है वो परोपकारी होगा, दूसरों की सेवा करने वाला होगा, समानुभूति करना, संवेदना के गुणों वाला होगा। तो सामान्य विशेषताएं ही वो बता रहे हैं। और आगे चलते हैं। अरस्तु का वितरण मूलक न्याय सिद्धांत, इसमें हम समझ लेते हैं वितरण मूलक न्याय का क्या मतलब है। सम्मान व धन संपदा का वितरण, अर्थात
समान के साथ समान व्यवहार। राज्य के संदर्भों में यह बात कही जा रही है कि राज्य के संदर्भ में जो ज़्यादा योगदान देगा उसे ज़्यादा सम्मान मिलेगा, और जो कम योगदान देगा वो कम सम्मान प्राप्त करेगा। और इन्हीं संदर्भों में ही अरस्तु की आलोचना भी की जाती है कि इनका जो सिद्धांत है वो भेदभाव मूलक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो राज्य में ज़्यादा योगदान दे रहा है उसको ज़्यादा सम्मान की बात की जा रही है, यानी कुछ को ही सम्मान व धन संपदा की बात कही जा रही है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में भी हम इस सिद्धांत को देखते हैं। आप देखें कि आप अगर बड़े पद में हैं तो आपको समाज में ज़्यादा सम्मान मिलता है या ज़्यादा जिम्मेदारियां आपको मिलती हैं, ठीक है, बजाय कि जिनका योगदान कम है उन्हें कम सम्मान मिलता है। अब हम नीति शास्त्र के आयाम को पढ़ेंगे। यह हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, यह यूपीएससी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, क्योंकि अभी हम विगत वर्षों के प्रश्नों को हल करने वाले हैं और विगत वर्षों में इससे संबंधित एक अवधारणा पूछी गई है, इसलिए इसे हम समझ लेते हैं ताकि हमको प्रश्नों को हल करने में ज़्यादा समस्या ना आए। तो नीति शास्त्र के आयामों के हम 3 भाग देख सकते हैं। एक है मानकीय नीति शास्त्र, नॉर्मेटिव इथिक्स, दूसरा है अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र, अप्लाइड इथिक्स, और तीसरा है मेटा इथिक्स, अधिनीति शास्त्र। तो सबसे पहले हम मानक नीति शास्त्र समझने का प्रयास करते हैं। मानक नीति शास्त्र से आशय है इसमें नैतिक नियमों, सिद्धांतों और मानकों की स्थापना की जाती है और इसी आधार पर मानव के आचरण को उचित अनुचित के रूप में निर्धारित किया जाता है। जैसा कि हमने नीति शास्त्र के बारे में पढ़ा था कि नीति शास्त्र मानव के आचरण को कुछ मानकों या सिद्धांतों के आधार पर सही, गलत, उचित, अनुचित निर्धारित करते हैं। हमने ये भी समझा था कि इसी रूप में ये नियामकी होते हैं, यानी मानव के आचरण के नियामक होते हैं। तो उन्हीं संदर्भों में यहाँ पर मानक नीति शास्त्र है और मानक नीति शास्त्र को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है इसमें परिणाम उन्मुख, उद्देश्य परक, प्रयोजनवाद, इसे टेलियोलॉजी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत मानव आचरण का उचित अनुचित का निर्धारण आचरण से उत्पन्न परिणाम के आधार पर किया जाता है, यानी परिणाम उन्मुख इसी आधार पर है कि यानी मानव जो भी आचरण करता है अगर परिणाम अच्छा है तो उसे उचित माना जाएगा और परिणाम अच्छा नहीं है तो उसे अनुचित माना जाएगा। और इसी के अंतर्गत जो अवधारणाएं हैं सुखवाद और उपयोगितावाद है। सुखवाद को समझने का प्रयास करते हैं। सुखवाद का मतलब है कि अगर किसी कृत्य से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है तो माना जाएगा कि वह कृत्य उचित है, और इसके विपरीत स्थिति अगर है तो उसे हम मानेंगे कि वो अनैतिक है या कि वो सही नहीं है। यानी यहाँ पर परिणाम क्या होगा कि सुख की प्राप्ति, यानी सुख की प्राप्ति ही परम लक्ष्य है। ऐसे ही उपयोगितावाद है जिसे बेंथम और मिल बताते हैं। बेंथम और मिल के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही उपयोगितावाद का सिद्धांत कहलाता है, अर्थात ऐसा कृत्य जिससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख प्राप्त हो तो उसे हम कहेंगे उचित है, अगर इससे विपरीत स्थिति हो तो हम उसे कहेंगे कि यह अनुचित है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो परिणाम उन्मुख या उद्देश्य परक है जिसे हम कहते हैं टेलियोलॉजी, ये मानव आचरण से उत्पन्न परिणाम के आधार पर निर्धारित होता है। दूसरा है परिणाम निरपेक्ष या नियमवाद। परिणाम निरपेक्ष का मतलब है कि ये आचरण के परिणाम पर निर्भर नहीं है, ये अंतस्थ मूल्यों या नियमों के आधार पर है। अर्थात अगर आपने कोई कार्य नियमों के आधार पर किया है तो उसे उचित माना जाएगा, परिणाम चाहे उसका जो भी हो। जैसे गीता का निष्काम कर्म, वो क्या कहता है कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, ठीक है। ऐसे ही कांड की अवधारणा है ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, कर्तव्य कर्तव्य के लिए अवधारणा। इसका आशय है कि कर्तव्य को कर्तव्य समझकर करना चाहिए, परिणाम से उसका औचित्य स्थापित नहीं होता। परिणाम कुछ भी हो, अगर आपने नियम के अनुसार अपना कर्तव्य अनुपालन किया है तो उसे माना जाएगा उचित है, अन्यथा अनुचित है। मानकीय नीति शास्त्र के अंतर्गत तीसरा भाग है सद्गुण नीति शास्त्र। इसके अंतर्गत सद्गुण से युक्त व्यक्ति द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य उचित माना जाता है, अर्थात यह नीति शास्त्र या यह सिद्धांत व्यक्ति या कर्ता के अंतर्निहित चरित्र पर ध्यान केंद्रित करता है। सुकरात और प्लेटो इस सिद्धांत के समर्थक कहे जाते हैं। जैसा कि हमने प्लेटो के
आदर्श राज्य की संकल्पना में पढ़ा था कि जिसमें वे कहते हैं कि शासक जो दार्शनिक होगा वही जनता के हित में कार्य कर सकेगा, अर्थात वे एक दार्शनिक राजा की संकल्पना देते हैं। वे कहते हैं कि दार्शनिक राजा द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य लोगों की भलाई के लिए होगा और देश के लिए भी लाभकारी होगा। इस प्रकार से वे कर्ता या व्यक्ति के अंतर्निहित मूल्यों या चरित्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सद्गुण नीति शास्त्र भी इसी से संबंधित है। अब हम आगे चलते हैं और नीति शास्त्र के दूसरे आयाम अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र एप्लाइड इथिक्स नैतिक सिद्धांतों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में लागू करने का प्रयास करता है, अर्थात यहाँ पर तात्कालिक महत्व की व्यवहारिक समस्याओं का नैतिक समाधान निकाला जाता है। हमने यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास किया है कि पर्यावरणीय नीति शास्त्र एक तात्कालिक महत्व का विषय है और इसकी व्यवहारिक समस्या है वैश्विक तापन, प्रदूषण, और इसका नैतिक समाधान क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, पर्यावरण मित्र तकनीक, समावेशी विकास की अवधारणा। तो इस प्रकार से हम अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र को देखते हैं। अब तीसरा आयाम है अधिनीति शास्त्र, जिसे मेटा इथिक्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत नैतिक निर्णयों के स्वरूप, उद्भव व अर्थ का स्पष्टीकरण किया जाता है। जैसे इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई भी नैतिक निर्णय लेते हैं और नैतिक निर्णयों के आधार पर ही हम शुभ अशुभ, कर्तव्य अकर्तव्य का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर शुभ का अर्थ क्या है, कर्तव्य या अकर्तव्य का अर्थ क्या है, उसके हम स्वरूप, उद्भव और अर्थ का स्पष्टीकरण करते हैं, बताते हैं कि इसका क्या तात्पर्य है, और इसके अंतर्गत वही कथन सार्थक माने जाते हैं जिसका विश्लेषण संभव हो। तो इस प्रकार से हमने नीति शास्त्र के तीनों आयामों के बारे में चर्चा की। अब हम विगत वर्षों में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। सुकरात इसी वर्ष हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बने हैं, इसलिए विगत वर्षों में इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। अगर हम संभावित प्रश्नों की बात करें तो सुकरात के सद्गुण के बारे में 2 अंक और 5 अंकों में प्रश्न बन सकते हैं। वहीं सुकरात ने ज्ञान और सद्गुण से संबंधित जो अवधारणा बताई है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्लेटो से संबंधित 2014 में 3 अंकों का प्रश्न पूछा गया है, द रिपब्लिक के रचयिता कौन है? तो जब हमने प्लेटो को पढ़ा था तो समझा था कि जो द रिपब्लिक है प्लेटो की सबसे लोकप्रिय रचना है और इसी में उन्होंने कार्डिनल की चर्चा की है, और 4 कार्डिनल जो हमने पढ़ा था उसी को यहाँ लिख देंगे। वर्ष 2019 में 3 अंकों का प्रश्न पूछा गया है, उद्देश्यपरक दृष्टिकोण से प्लेटो के विचार समझाइए। यहाँ पर टेलियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से हमें प्लेटो के विचार समझाना है। जब हमने सद्गुण नीति शास्त्र को पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि सद्गुण नीति शास्त्र के समर्थक प्लेटो और सुकरात हैं, अर्थात प्लेटो के विचार सामान्यतः सद्गुण नीति शास्त्र से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप उनके विचारों को उद्देश्यपरक या परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण से बताइए। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से इस उत्तर को हल करेंगे इसे हम देख लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि प्लेटो यूनान की तत्कालीन व्यवस्था से असंतुष्ट थे। वे यूनान से कुशासन, भ्रष्टाचार को खत्म कर एक कल्याणकारी शासन की स्थापना चाहते थे, यानी उनका परम लक्ष्य था कि एक कल्याणकारी शासन की स्थापना हो, और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो आदर्श राज्य की संकल्पना देते हैं, कार्यात्मक विशिष्टता का सिद्धांत देते हैं, और वो कहते हैं कि दार्शनिक राजा ही कल्याणकारी शासन की स्थापना कर सकता है। इस प्रकार से वो परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो दार्शनिक राजा को अपना साधन बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें इसी बात को लिख देना था, और हम आगे चलते हैं। अब अरस्तु से पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। वर्ष 2015 में 3 अंकों का प्रश्न पूछा गया है कि अरस्तु कौन है, उनका प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत क्या है। तो हमने पढ़ा था अरस्तु के बारे में कि ये प्लेटो के शिष्य हैं, सिकंदर महान के गुरु हैं, ग्रीक दार्शनिक हैं। इनका दार्शनिक सिद्धांत क्या है? मध्यम मार्ग। और मध्यम मार्ग के बारे में हमने समझा था कि ये 2 अतियों के बीच का मार्ग है, और हमने उदाहरण भी देखा था
कि फिजूल खर्ची और कंजूसी के बीच का जो मध्यम मार्ग है वो है मितव्ययिता। तो इस प्रकार से उदाहरणों के माध्यम से हम अपनी बात स्पष्ट कर देंगे। वर्ष 2016 में 3 अंकों का ही प्रश्न पूछा गया है कि अरस्तु के द्वारा दिए गए 4 कार्डिनल गुणों के नाम बताइए। तो कार्डिनल गुणों को हमने प्लेटो के संबंध में पढ़ा था। वास्तविकता में अरस्तु ने भी वही 4 कार्डिनल गुण बताए हैं, बस अंतर क्या है कि जो 4 कार्डिनल गुण हैं, साहस, संयम, न्याय और विवेक, तो विवेक प्रधान सद्गुण है अरस्तु का, जबकि प्लेटो ने अपना प्रधान सद्गुण न्याय को माना था। तो इसके उत्तर में हमें यही लिखना था कि 4 कार्डिनल गुण साहस, संयम, न्याय और विवेक। और अगर आप और लिखना चाहते हैं तो आप इसमें अंतर को बता सकते हैं कि प्लेटो किसे प्रधान सद्गुण मानते हैं और अरस्तु किसे प्रधान सद्गुण मानते हैं। और आगे चलते हैं। वर्ष 2017 में यही प्रश्न पूछा गया है कि अरस्तु के 4 कारण क्या हैं। तो यहाँ पर भी हमें वही 4 कार्डिनल गुणों की बात कर देनी है, जो कि साहस, संयम, न्याय और विवेक है। ठीक है। अरस्तु किसे प्रधान सद्गुण मानते हैं, जैसे विवेक को अरस्तु प्रधान सद्गुण मानते, तो इसकी चर्चा भी हमें यहाँ कर देनी थी। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में पश्चिमी नैतिक दार्शनिक विचारकों और समाज सुधारकों के बारे में चर्चा की, जिसके अंतर्गत सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को हमने पढ़ा। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। जब हम आगे मिलेंगे तो भारतीय समाज सुधारकों, नैतिक विचारकों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।